आप सभी को नमस्कार बंधुओं। आज हम लोग फिर से परिचर्चा करने वाले हैं संस्कृत ऑप्शनल यूपीएससी के बारे में। और आप यहाँ देख रहे होंगे कि अभी संस्कृत ऑप्शनल यूपीएससी का रिजल्ट आया या फिर आपको यूपीएससी का रिजल्ट आया। तो किस रिजल्ट तो काफ़ी दिन पहले ही आ चुका था और फिर मार्कशीट आया। तो मार्कशीट में सबके नंबर आए हैं, किसके कितने नंबर आए हैं, जीएस में आए हैं, एसए में आए हैं, सब कुछ नंबर आए हैं। हम लोग यहाँ संस्कृत ऑप्शनल की बात करेंगे कि संस्कृत ऑप्शनल में मूलतः इस बार 2024 में किसके क्या क्या नंबर आए हैं। एक तो 92 रैंक जो दीपक गोदरा जी आए हैं का आई हुई है, उनके फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में कितने कैसे नंबर हैं, यानी कि टोटल 250 नंबर आए हैं। ऐसे मेरे भी स्टूडेंटों के 247 या 251 आदि जो ये नंबर जिनके भी ये आए हैं हम देखते हैं, है ना। तो ये जो नंबर आए हैं इतने कम आए हैं। और इससे पहले भी क्या रिजल्ट रहा, यानी कि पवन कुमार जी के नंबर भी मैं यहाँ लग के लाया हूँ। 2017 में क्या थे, 19 में, 21 में क्या थे, ऐसे रामेंद्र प्रसाद के क्या थे, विजय सिंह गुर्जर के क्या थे। यानी कि आज हम लोग इसमें चर्चा जो करने वाले हैं मूलतः विगत 4-5 वर्षों से संस्कृत ऑप्शनल यूपीएससी का रिजल्ट जो रहा और नंबर कितने आए हैं। दूसरा यह कि इस बार जो इन लोगों के नंबर आए हैं वो कितने नंबर आए हैं और इस बार कम नंबर रहे हैं तो क्या कारण हो सकते हैं और आगे हमें क्या करना चाहिए उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर और नंबरों को समझना स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक मैंने ये बता दिया आप लोगों को कि क्या इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसी बार के नंबर देख लेते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग ये तुलना करेंगे पिछले 4-5 साल में जो टॉपर रहे हैं उन टॉपरों के नाम क्या है और उनके नंबर कितने क्या आए हैं। तो आपको जो कुछ सर्च भी करना है उनके बारे में वो कर लेंगे। एक बात और ध्यान रखो कि मैं आप लोगों का दुश्मन नहीं हूँ, मैं ही अकेलौता ऐसा संस्कृत ऑप्शनल में हूँ जो रेगुलर आप लोगों के वर्क के लिए वर्क कर रहा हूँ और संस्कृत ऑप्शनल में बात कर रहा हूँ। जैसे इनके जिनके ये नंबर आए हैं, जैसी मेरी संभव हो पाया है तो मैंने आज इनसे भी बात की और इनसे भी बात की। ये तो मेरे ही स्टूडेंट हैं तीसरे नंबर वाले और ये भी एक मेरे पहचान के हैं। और ये आप जानते हैं 92 रैंक दीपक गोदरा जी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों विद्यार्थियों के नंबर आए हैं। तो मैंने इनसे जो बात की या कुछ किया तो मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ संस्कृत ऑप्शनल को लेकर के कि अच्छा नंबर बना रहे और अच्छा नंबर आ जाए, हम लोग अपनी तरफ से बेस्ट दे पाएँ और संस्कृत के लिए जो कंटेंट की समस्या है वह उपलब्ध बना रहे, लेक्चर्स की जो समस्या है वो बना रहे, टॉपर्स की कॉपी की जो समस्या है वो बना रहे। जैसे इन सब की कॉपी मेरे पास जो है, जैसे मूलतः 247 नंबर जिनके आए तो उनकी कॉपी मेरे पास, इनके पहले भी 248 वगैरह नंबर आ चुके हैं, तो आदि आदि। तो यही है कि मैं आप लोगों का दुश्मन नहीं हूँ भाई, सहायक कर रहा हूँ। दूसरा ये बात और है कि मैं भी आपकी तरह ही एस्पिरेंट हूँ, तो आप ध्यान रखिएगा ये सब चीज़ें कि हम आपके सहायक ही हैं, तो यह समझना है ना। और दूसरा कुछ लोग समझते हैं कोचिंग चला ही रहे हैं, तो कोचिंग देखिए आप समझ रहे होंगे कितना कोचिंग चल रही होगी इसकी, है ना। समझ सकते हैं मुश्किल से 10-12-15 बच्चे ही साल में संस्कृत ऑप्शनल के लिए तैयारी करते हैं, इससे ज़्यादा बच्चे नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं आगे। अब जो इसमें 92 रैंक के नंबर रहे हैं वो पेपर 1 में 120 रहे हैं। जो एक और स्टूडेंट हैं इनके पेपर 1 में 128 रहे हैं। दो और एक जो मेरे स्टूडेंट हैं उनके पेपर 1 में 132 रहे हैं। यहाँ मैं मार्कशीट नहीं लगा सकता हूँ इसलिए लिख करके लाया हूँ। बाकी इनकी जो मार्कशीट वगैरह है वो मेरे आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा तो मिल जाएगी सभी की। तो फर्स्ट पेपर में 120, 128, 132 ऐसे नंबर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पेपर 2 में दीपक गोदरा जी के 132 और इनके 123 और इनके 160 यानी कि 116 नंबर रहे हैं। टोटल यदि कुल मार्क्स की बात करें तो 252 दीपक गोदरा जी के रहे हैं, 251 जो एक स्टूडेंट है इनके रहे हैं और 247 ये मेरे स्टूडेंट के रहे हैं, है ना। मेरे स्टूडेंट हैं उनका नाम सिलेक्शन नहीं ही हुआ है तो स्तुति जी वैसे हैं तो उनके रहे हैं। बाकी और ये भी एक है, इस तरीके से है। तो ये नंबर रहे हैं, यानी कि आप देख पा रहे हैं इस बार 252, 251, 247 ये 3 लोगों के नंबर रहे हैं जो अभी तक मुझे हाईएस्ट मिले हैं। एक और पता चला है कि 760 जो यतीश अग्रवाल जी की रैंक आई है उनका भी संस्कृत ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो इनके बारे में मुझे सर्च करने पर अभी मिला नहीं है कंटेंट कि इनके ऑप्शनल में कितने क्या नंबर आए हैं।
तो इनका आप लोग सर्च करते रह सकते हैं। 2761 रैंक है, यतीश अग्रवाल है, इनका आप सर्च करते रहिएगा, मिलेगा तो मुझे भी बताइएगा। बाकी इन लोगों के इतने नंबर रहे हैं तो ये आपको समझ में आ गया। अब बात हम करते हैं कि इस बार जो आप समझ सकते हैं कि रिजल्ट रहा, यानी कि 250 के आसपास इनके नंबर रहे। कैसे, अब आगे इनका कारण क्या हो सकता है ऐसे जो नंबर रहने के पीछे, उसकी भी मैं चर्चा यहाँ करूंगा। उससे पहले देखो, अब यहाँ पर और देख लेते हैं कि आप देखो जो पवन कुमार जी हैं, पवन कुमार जी ने संस्कृत ऑप्शनल से ये जो 3 बार इनका मेंस हुआ है, तीनों बार के मेंस में अलग अलग नंबर रहे हैं। यानी कि एक बार रहे हैं फर्स्ट पेपर में 131, एक बार फर्स्ट पेपर में रहे 157, ध्यान रखना 157 फर्स्ट पेपर में, और 2021 में रहे 128, और सेकंड पेपर के इनके यदि देखें तो 2017 में 139, 2019 में 144 यानी कि 144, और 2021 में 117 नंबर रहे हैं। टोटल यदि देखा जाए तो इनका 270 रहा है 2017 के पेपर में कुल, 2019 में 301 रहा है, और 2021 में 245 रहा है, और इनका सिलेक्शन 2021 में हुआ है। यानी कि जब इनके 245 सबसे कम नंबर थे तभी इनका सिलेक्शन हुआ है, इसलिए रैंक इन्हें अच्छी नहीं मिल पाई है। यदि संस्कृत में थोड़ा अच्छा नंबर होते तो रैंक और अच्छी मिल जाती, लेकिन ठीक है। तो इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं कि 270, 301 और 345, यानी कि आप अनुमान ये लगा सकते हैं। कल भी ये परसों मैंने एक लेक्चर में ये बात कही थी कि संस्कृत ऑप्शनल में 250 से लेकर के 300 नंबर के बीच आते रहते हैं, चलते रहता है। इस बार क्या पता क्या किया, 250 यानी कि हाँ 250 कह रहा हूँ, 252 251 यही नंबर के करीब रहा है, 247 यानी कि 250 के करीब ये नंबर रहे हैं। अब यहाँ और देखिए, जो ये रामेंद्र प्रसाद हैं, 2021 में इनके नंबर 294 रहे हैं कुल संस्कृत ऑप्शनल में। ऐसे विजय सिंह गुर्जर जी हैं, 2017 में इनके 153 फर्स्ट पेपर में और 147 सेकंड पेपर में, यानी कि 298 नंबर रहे हैं। यानी कि इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि यहाँ 294, 298 और 301 नंबर, यानी कि यहाँ आप कुछ ये देख पा रहे हैं कि इन लोगों के 300 हैं तो कहीं 250 नंबर हैं। इस तरीके से कभी 300 आते हैं, कभी 250 आते हैं, कभी 270 भी नंबर आपको यहाँ दिख रहे हैं, 270 नंबर भी रहते हैं। तो इस तरीके से पिछली बार एक स्टूडेंट के मेरे 290 नंबर थे, तो इस तरीके से ये बने रहते हैं नंबर की, कभी 290, कभी 250, तो कभी 200, 300 आदि आदि, ये संस्कृत ऑप्शनल में बना रहता है। अब आप लोग कहेंगे सर इस बार ये कम क्यों हो गया, जो ये है ये कम क्यों हो गया, 252 क्यों हो गया, 251 क्यों हो गया। अब इसके मूल कारणों को अपन विद्यार्थियों को दोषी ठहरा दें, ये एक ठीक नहीं होता है कि मैं कह दूं विद्यार्थियों ने पढ़ाई नहीं की या मेहनत नहीं की, क्योंकि विद्यार्थियों ने काफ़ी मेहनत की, जितनी लगभग करते हैं तो काफ़ी मेहनत की है। जैसे मेरे ही स्टूडेंट हैं जिनके 257 नंबर आए हैं, इनके फर्स्ट पेपर में हाईएस्ट हैं, अब आप देख लीजिए 132, यहाँ 120 हैं, 128, 132 हैं, तो इनका भले सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन 132 इनके जो फर्स्ट पेपर में आए हैं, तो और ऐसे ही इनके 116 सेकंड पेपर में आए हैं, तो इन्होंने काफ़ी मेहनत की थी। आपको बताओ इनको 2022 के मेंस में जो ये मेरे स्टूडेंट हैं, एक ही पेपर में 148 थे, फर्स्ट पेपर में 148 थे, ठीक है। तो इस तरीके से नंबर इनके रहे हैं कि भाई फर्स्ट पेपर में किसी के ज़्यादा रहते हैं तो किसी के सेकंड में रहते हैं। अब कारण क्या हो सकता है, तो मैं ये विद्यार्थियों के लिए तो ये नहीं थोपूंगा कि भाई आपके पढ़ने ना पढ़ने से ही ये कम रहे हैं। एक बात ये है कि यूपीएससी के बारे में कोई ये नहीं कह सकता है कि इतने कम क्यों रहे हैं, मूल कारण क्या रहे हैं। हाँ, लेकिन कुछ कारण हो सकते हैं जो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। एक कारण ये रहा है कि इस बार जो पेपर हुआ था उसमें 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे थे जो थोड़े से कठिन थे। जैसे व्याकरण ही पोर्शन है, व्याकरण के जो चौथे नंबर का क्वेश्चन होता है और 5वें नंबर का होता है, यानी कि डी और ई नंबर का क्वेश्चन होता है। तो आप देखिएगा पेपर में, देख भी लीजिएगा 2024 का जो संस्कृत ऑप्शनल का पेपर है, पेपर 1 की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें एक क्वेश्चन था कि उपपद विभक्ति है कारक विभक्ति बलीयसी, उपपद विभक्ति है कारक विभक्ति बलीयसी। अब आप स्वयं बताइए, आप लोग लिख पाएंगे जो सुन रहे हैं उपपद विभक्ति है कारक विभक्ति बलीयसी, वैसे ये कारक से ही क्वेश्चन है,
और ये रिपीटेड क्वेश्चन था, पहले भी आ चुका है। उपपद विभक्ति है कारक विभक्ति गलीयसी, यानी कि एक तो कारक विभक्ति होती है और एक उपपद विभक्ति होती है। तो उपपद विभक्ति से ज्यादा कारक विभक्ति बलवान होती है, इसको सिद्ध करना था कुछ उदाहरण देकर के। ऐसे ही एक और क्वेश्चन बना, द्वंद्वस्य प्राणी तूर्य सेनांगा नाम, एक सूत्र है उसकी व्याख्या पूछा, यह समास से सूत्र था। तो इस तरीके से ये जो दो क्वेश्चन व्याकरण के थे तो 20 नंबर के होंगे। तो यहाँ पर 20 नंबर के क्वेश्चन में चूंकि ये ऐसे क्वेश्चन थे कि जो सामान्यतः लोग इतना ध्यान नहीं दे पाते, या डीप में पूछा था थोड़ा सा, ये व्याकरण थोड़ी सी डीप में पूछी थी, इसलिए अब ये निश्चित है कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि जो आप ग्रामर करेंगे वो थोड़ी सी डीप में करनी पड़ेगी, यानी कि आप ऊपर ऊपर पढ़ करके काम नहीं चलेगा, ये सबसे बड़ी बात है। ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस और थे कि एक क्वेश्चन दर्शन में भी था, पंचकोश के बारे में पूछा गया, और भी कुछ क्वेश्चंस थे। दूसरा एक चीज और, अब जो लेवल देख पा रहे हैं कि जो पहले लेवल था 2020 21 22 के पेपर का, उससे थोड़ा सा 23 24 के पेपरों का लेवल भी थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि थोड़ा सा आप ये समझो कि अब ऐसा पूछा जाने लगा है कि आपको थोड़ा सा अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, सामान्य सामान्य करके नहीं चलेगा। तो एक तो यही कि हो सकता है कि 10-15 अंक इन 50 नंबर, चूंकि 300 की जगह 250 हो गया, तो इसमें हो सकता है कि 10 से 15 अंक के लिए अपन एक कारण जिम्मेदार ठहरा दें कि भाई क्वेश्चंस कुछ कुछ कठिन थे, प्रश्न थोड़े से कठिन प्रकृति के थे या जटिल प्रकृति के थे, इसको हम लोग थोड़ा सा कारण ठहरा सकते हैं। आप एक बात और समझिएगा, जो ये मैं कारण बता रहा हूं ये बिल्कुल भी किसी ठोस कारण नहीं हो सकते हैं, कारण ये यूपीएससी के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है, लेकिन मुझे जो अपनी तरफ से समझ में आ रहा है कि थोड़े से जो 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन जो कठिन हो गए हैं फर्स्ट पेपर में, उसके कारण हो सकता है कि 10-15 अंक कम हैं। अब और सुधार क्या किया जा सकता है कि भाई ठीक नंबर आए आप लोग, तो देखिए इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं और मैं क्या कर सकता हूँ, एक मेहनत ठीक कर सकते हैं, और मेहनत ठीक करने के बाद जो नंबर आएगा वो यूपीएससी जाने। आप लोग कारण नहीं ठहरा सकते हो, यूपीएससी से ना पूछ सकते हो कि इतने नंबर क्यों कम दिए हैं। अब मुझे लगता है कि और भी नंबर यदि ठीक मतलब करना चाहिए या कम रहे होंगे, तो मैं कहूँगा कि इसमें टेस्ट सीरीज इन लोगों को करना चाहिए। और टेस्ट सीरीज में भी मैं आपको कहूं कि संस्कृत ऑप्शनल वाले टेस्ट सीरीज नहीं लिखते हैं, देखिए कम टेस्ट सीरीज लिखते हैं, बहुत कम टेस्ट सीरीज लिखते हैं संस्कृत वाले। और मतलब मैंने अभी बात की जैसे, तो जैसे इनसे तो मुझे बात करने की जरूरत ही नहीं है, जो मेरे स्टूडेंट हैं इन्होंने कितना लिखा है वो मुझे मालूम है। मतलब इन्होंने यूनिट वाइज क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छे लिखे हैं, और ठीक लिखे थे यूनिट वाइज क्वेश्चन, और काफ़ी क्वेश्चन लिखे हैं, यानी कि इन्होंने 100 के करीब क्वेश्चन यूनिट वाइज लिखे होंगे। लेकिन फुल लेंथ टेस्ट की पूछिए इनसे कितना लिखे, तो फुल लेंथ टेस्ट नहीं लिखे हैं टाइमिंग में, ये सबसे बड़ी कमियां रहती हैं। तो फुल लेंथ टेस्ट आपको कम से कम 10 प्लस लिखना है फर्स्ट पेपर के और 10 प्लस सेकंड पेपर के, यानी कि जो विद्यार्थी आप संस्कृत ऑप्शनल लिए हो और सोच रहे हो कि आगे क्या सुधार करें, तो ये सुधार करिएगा कि एक तो पहला आप थोड़ा सा सिलेबस को अच्छे से थोड़ा सा डीप में पढ़ने का प्रयास करिए। डीप में का मतलब क्या कि जैसे आप संज्ञा प्रकरण पढ़ रहे हैं तो सभी सूत्रों को पढ़िए, संधि पढ़ रहे हैं तो सभी सूत्रों को पढ़िए, कारक पढ़ रहे हैं तो सभी सूत्रों को पढ़िए, समास पढ़ रहे हैं तो लगभग सभी सूत्रों को पढ़िए। और ये सोचिए कि कोई सूत्र की व्याख्या आ जाएगा तो कैसे लिखेंगे। जैसे अभी तक क्या होता था, हम द्वंद्व समास को पढ़ लेते थे, कर्मधारय को पढ़ लेते थे, और इसके अंतर्गत जो सूत्र हैं उन सूत्रों को ध्यान नहीं देते थे, तो इनके सूत्रों को भी ध्यान देना पड़ेगा आप थोड़ा सा। दूसरा ये कि जो भेद, समास के भी भेद होते हैं, जैसे एक शेष हो गया, इतरेतर द्वंद्व हो गया, इन भेदों पर भी आप तैयारी रखेंगे कि इन पर भी यदि क्वेश्चंस आ जाता है तो इनको करेंगे। दूसरा क्या है कि कारक के बारे में कुछ जो प्रसिद्ध कोटेशंस है, जैसे कि उपपद विभक्ति है, कारक विभक्ति वाली ऐसी, तो ऐसी चीजों को भी आप तैयार करिए कि ऐसा यदि ऐसा कह दिया जाता है तो आप उसको सिद्ध कर पाए, ध्यान रखना ये बात। अब ये हो गया आपका। तो कुल मिलाकर के व्याकरण का जो पोर्शन है, व्याकरण का पोर्शन चूंकि मैथमेटिकल टाइप का है, तो यदि उसमें नंबर कम कटने के चांस रहते हैं, तो संस्कृत ऑप्शनल वाले लोगों को मेरा यही सलाह रहेगा कि सबसे पहली बात तो आप क्या कर लीजिए,
आप क्या करिए कि आप व्याकरण पोर्शन थोड़ा सा बेहतर करेंगे और इसको डीप में अध्ययन करेंगे। यानी कि इसको डीप में अध्ययन करने की जरूरत है व्याकरण पोर्शन को, जिससे कि आपका जो 50 अंक का होता है, यदि 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चंस आपके बिगड़ भी जाएं तो आपको 30 नंबर में से 25 नंबर मिले, क्योंकि यहाँ पर कटने के बहुत कम चांस रहते हैं। कारक का मामला जो हुआ, और जो 1-1 नंबर के क्वेश्चंस रहते हैं और जो 2-2 नंबर के क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो 2-2 नंबर के जो क्वेश्चंस रहते हैं और कारक के, और जो अर्थ और उदाहरण के लिए पूछा जाता है वो, और 1-1 नंबर के रहते हैं। टोटल जो 30 नंबर के, यानी कि जो ए नंबर का, बी नंबर का और सी नंबर का क्वेश्चंस रहता है फर्स्ट यूनिट में, उसमें 30 नंबर के जो क्वेश्चंस रहते हैं, आप चाहें तो इसमें से 25 नंबर आराम से ले सकते हैं। तो इस पर प्रयास अच्छे से करिए, क्योंकि यहाँ कटने के चांस नहीं रहते हैं। तो ये समझ में आ गया, ये एक सुधार किया जा सकता है। दूसरा क्या किया जा सकता है, जो बी नंबर का और ई नंबर का क्वेश्चंस, ये 2 क्वेश्चंस रहेंगे। इन 2 क्वेश्चंस पर आपको क्या करना है कि व्याकरण के जितने भी निबंध बन सकते हैं, निबंध बनाने का प्रयास करना है। जैसे संज्ञा पकड़ से क्या निबंध बन सकती है, संज्ञा पकड़ में सबसे पहले जो आपके माहेश्वर सूत्र हैं, आई और रिल्ले के योग अयो छहबरट आदि, इनसे एक क्वेश्चन बन सकता है निबंध को लेकर के। तो चूंकि ये वैसे वैज्ञानिकता के आधार पर हैं, इसको लेकर के एक निबंध बन सकता है, वो आपको तैयार करना है। उसके बाद इसमें क्या निबंध बन सकता है, आपको आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न को लेकर के अलग अलग निबंध बन सकता है, इसके महत्व को लेकर के भी बन सकता है, ठीक है। और फिर प्रयत्न को ही लेकर के निबंध बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपका क्या निबंध बन सकता है, संधि में निबंध बन सकता है। संधि में क्या बनेगा, एक तो तीनों संधियों को लेकर के मिलाकर के निबंध बन सकता है, एक संधियों में अलग अलग निबंध बन सकता है। तो इस प्रकार आपको जो निबंध क्या करना है कि निबंध क्या कैसे बनेंगे, इन पर डीप अध्ययन कर लेना चाहिए। जो मेरे साथ स्टूडेंट तैयारी करते हैं, तो उसको तो मैं इसी तरीके से व्याकरण तैयार कराता हूँ, इसी तरीके से ये निबंध इत्यादि तैयार कराता हूँ। और अब तो मैं विशेष रूप से, जो अभी प्रीलिम्स हो जाने वाला है, प्रीलिम्स के बाद मेरे विद्यार्थी चूंकि मेंस देंगे, इस बार भी मेंस दिया था, अगले बार भी, पिछले बार भी मेंस दिया था, चूंकि मेरे काफी विद्यार्थी सीरियस रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो मेंस भी लिखेंगे। तो और जो अभी भी पढ़ रहे हैं, सबके साथ मेरा यही है कि भाई व्याकरण इनका बहुत अच्छे से करना है। व्याकरण के साथ ही साथ अभी मैं इनको सुन रहा था, रामेंद्र प्रसाद जी का इंटरव्यू 294 वाला सुन रहा था। इनकी जो 294 नंबर है, ये कह रहे थे पहले इन्होंने भी 2-3 मेंस दिए हैं संस्कृत से। तो इनके पहले ये कह रहे कि जब मुझे संस्कृत नहीं आता था लिखना अच्छे से या बोलना, संस्कृत मूलतः लिखना नहीं आता था, तब इनके नंबर कम आते थे, लेकिन जब संस्कृत लिखना आ गया तब इनके नंबर अच्छे आ गए। तो मैं आप सभी से कहूंगा, जो भी संस्कृत वाले हैं, आप थोड़ा सा संस्कृत लिखना सीखिए। क्या करिए, संस्कृत लिखना सीखिए। मेरे साथ जो विद्यार्थी हैं उन्हें मैं संस्कृत लिखना सिखाता हूं, और आप भी यदि साथ होते हैं, आते हैं मेरे, तो मैं आपको भी संस्कृत लिखना सिखाऊंगा। यानी कि व्याकरण और संस्कृत लिखना, ये 2 चीजें आप सबसे पहले मजबूत करिए बेहतर अंक के लिए। अब क्या हो सकता है, चूंकि क्या कारण होता है कि जो संस्कृत की यूनिटें लिखी जाती हैं, हो सकता है ग्रामेटिकल एरर हो, व्याकरणात्मक अशुद्धि के कारण कुछ कुछ नंबर इन लोगों के कट कम कर दिए गए हों। कोई बहुत ज्यादा अच्छे से संस्कृत लिखने वाला यदि चेक करने वाला हो गया होगा, तो वो व्याकरण अशुद्धि से भी खिन्न हो सकता है, ध्यान रखो ये बात। तो चूंकि पहले आप समझो एक बात मेरी, कि पवन कुमार जी ने 2017 में दिया, 19 में दिया, 21 में दिया, तो नॉलेज के स्तर पर तो कमी नहीं है इनको। जो ये चीज लिख रहे हैं वो नॉलेज ठीक ठीक लिख रहे होंगे चीजें। लेकिन क्या होता है, जो कोई व्याकरण वाला टीचर होगा, तो वो व्याकरणात्मक रूप से अच्छा होगा, उसकी संस्कृत भाषा अच्छी होगी, तो वो क्या होगा, यदि आपकी अशुद्धि ज्यादा देखता है, तो हो सकता है आपके वो नंबर इस मामले में भी कट कर सकता है, 10-15 नंबर। ये एक कारण हो सकता है कि संस्कृत वाले ने चूंकि नंबर कम किए हैं, कट कर दिए हैं, इसका मतलब समझो किसी न किसी चीज से असंतुष्ट है। वरना संस्कृत वाले जो टीचर होते हैं, मेरी नज़र में, चूंकि मेरा तो एक काफ़ी अनुभव है, जुड़ाव भी है ऐसे टीचरों से जो चेक भी करते हैं कॉपी विभिन्न एग्जामों की अच्छे अच्छे स्तर पर, तो संस्कृत वाले थोड़ा सा संस्कृत के लिए अच्छे ही सोचते हैं, बेकार नहीं सोचते हैं कि संस्कृत को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन यहाँ नंबर कम हो रहे हैं, तो यहाँ नंबर का मतलब 250 नंबर आए हैं 300 के करीब आसपास से। तो इसका कारण हो सकता है कि इनकी अशुद्धि हो सकती है।
अब देखो मूल कारण क्या है, ये मैंने पहले ही कह दिया कि अशुद्धि हो सकती है। तो आप लोग ये भी एक सुधार कर सकते हैं। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं इनका अशुद्धि ही रहा है, इनका मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि उसने कम कर दी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कारण हो ही करेगा। जब 250 किया, 252 किया, 251 किया, लगभग 289 आते हैं, 290 आ रहे हैं, ये आप देख भी रहे हो। तो हो सकता है अशुद्धि किया हो। तो आप अपनी संस्कृत के लिखने को बेहतर रखिए कि आप जो संस्कृत लिख रहे हैं शुद्ध लिख पाए, ये आप प्रयास करिए। जिसके नंबर भी बार बार कम आ रहे हैं संस्कृत ऑप्शनल में, तो आप थोड़ी सी मेरी मान करके ये काम करिएगा कि अपनी थोड़ी सी संस्कृत व्याकरण वाला जो पोर्शन है उसको बेहतर कर लीजिए, और संस्कृत के लिखने वाले पोर्शन को अच्छा कर लीजिए। जैसे ही आप संस्कृत लिखना बेहतर कर पाएंगे तो आप दो तीन चीजें कर पाएंगे। जैसे इनके जो 132 नंबर हैं, इन्होंने कौन कौन सी यूनिट अटेम्प्ट की थी, यदि मैं ये बात बताऊंगा आपको, इनकी भी मैं बता सकता हूँ, इनकी भी बता सकता हूँ, क्योंकि इनसे भी मेरी आज 1 डेढ़ घंटे बात हुई है। और मैंने यही पूछा है कि कैसे किस यूनिट के लिए क्या किया, कौन सी अटेम्प्ट की, पिछले अटेम्प्ट में इनका कैसा रहा, सब कुछ मैंने बात करने के उपरांत ही इनसे बात किया। ये मेरे स्टूडेंट हैं, इनसे तो मैं हमेशा ही कांटेक्ट में रहा। और इनसे जो फर्स्ट रैंक वाले, जो 92 रैंक वाले हैं, इनसे मेरा कांटेक्ट फिलहाल नहीं है। तो प्रयास है कि हो जाए तो अच्छी बात है, तो आप लोगों को और सहयोग कर पाऊँ। तो 252 नंबर है, लेकिन इनसे कांटेक्ट है तो बराबर ही है, क्योंकि इन लोगों के नंबर सबके बराबर हैं। जैसे 252 नंबर इनके हैं तो 251 इनके भी नंबर है, कोई इनके ज़्यादा नंबर नहीं है ऑप्शनल में। अब सिलेक्शन हो गया है वो एक अलग बात है। 120 नंबर फर्स्ट पेपर में है, तो 128 इनके भी है, 132 इनके भी है फर्स्ट पेपर में, ध्यान रखो। इनके सेकंड पेपर में 132 है और इनके थोड़े से दोनों लोगों कम है, वो बात है। तो आपको क्या करना है, संस्कृत व्याकरण अच्छा करना है, संस्कृत लिखना अच्छा करना है। जैसे आप संस्कृत व्याकरण और संस्कृत लिखना अच्छा कर लेंगे तो आपको फर्स्ट पेपर की 5वीं यूनिट में अच्छे नंबर आएंगे, और फर्स्ट पेपर की नहीं, आप चाहें तो 8वीं यूनिट अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो ये 132 नंबर है, इन्होंने कौन सी यूनिट अटेम्प्ट की, तो पहली, चौथी, पांचवी, शायद पहली, चौथी, पांचवी, सातवीं और आठवीं, फर्स्ट पेपर में इन्होंने ये यूनिट अटेम्प्ट की थी। सेकंड पेपर में यदि इनकी बात करें तो फर्स्ट, सेकंड, सेकंड पेपर में इन्होंने अटेम्प्ट जो की थी, तो फर्स्ट, सेकंड, पांचवी, छठवीं और सातवीं, ये यूनिट अटेम्प्ट की थी। इनका भी यदि बताऊं तो इन्होंने क्या किया, सेकंड पेपर में फर्स्ट, सेकंड, पांचवी और सातवीं और आठवीं, ये इन्होंने अटेम्प्ट की। ये फर्स्ट पेपर में इनका देखा तो पहली, चौथी, पांचवी, छठवीं और सातवीं, ये इन्होंने फर्स्ट पेपर में अटेम्प्ट की। तो इन्होंने अटेम्प्ट की, चूंकि इनका मुझे मालूम है इसलिए मैंने बता दिया। इनसे आप लोग पूछ लीजिएगा जो फर्स्ट, जो 92 रैंक वाले हैं, मैसेज आदि करके कि भाई आपने कौन सी अटेम्प्ट की है, तो वो आपको मालूम चल सकता है। इनकी यूनिट मैंने अटेम्प्ट कर जो की हैं वो बता दी हैं, चूंकि इनसे मेरा संपर्क है, और इनके नंबर भी, कॉपीज भी हैं, जैसे टॉपर्स कॉपीज हैं, तो इन्हीं की सबकी कॉपीज भी है मेरे पास। तो वो सब है जो आपको प्रोवाइड भी करूंगा, करता भी हूँ, किया भी हूँ। जो बैच ज्वाइन किए हैं उन्हें इनका दिखाता भी हूँ। इनसे भी अच्छे नंबर रहे हैं कुछ स्टूडेंटों के, उनकी भी कॉपीज है मेरे पास कमल कुमार जी की भी कुछ कॉपीज हैं, वो भी मैं दिखाता हूँ, जो मेंस की तैयारी मेरे साथ जुड़ के किए हैं। तो वो सब ऐप वगैरह में मैंने अपलोड करके रखी हैं। तो संस्कृत व्याकरण करना है ठीक से, संस्कृत लिखना सीखना है। अब क्या करेंगे इसके अलावा, अब संस्कृत लिखने का मैंने लाभ भी बताया आपको। लाभ कहाँ हो जाएगा, फर्स्ट पेपर की 5वीं यूनिट में और फर्स्ट पेपर की 8वीं यूनिट में। यदि संस्कृत लिखना आपका सही हो जाता है, संस्कृत व्याकरण सही हो जाता है, तो आप संस्कृत वाली 3 यूनिटें फर्स्ट पेपर में अटेम्प्ट कर दीजिए, तो आपके नंबर थोड़ा सा इंक्रीज होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि संस्कृत वाली यूनिट अटेम्प्ट करने से ज्यादा नंबर आता है, नहीं। बात यह है कि जो 8वीं यूनिट होती है फर्स्ट पेपर की, अपठित गद्यांश, क्या होती है, अपठित गद्यांश, जिसे आप अनसीन पैसेज कहते हो। तो इसमें क्या होता है कि भाई देखो, आप ये समझो 5-5 नंबर के 5 क्वेश्चंस रहेंगे, एक अनसीन पैसेज में और दूसरे में भी ऐसे ही रहेंगे, तो टोटल 50-25 नंबर रहेंगे। आप सोचो कि आपको एक में यदि 3 नंबर भी देगा तो आपको 15 नंबर देगा, और ऐसे इनमें भी यदि 3 नंबर देगा तो यानी कि आपको कम से कम 50 में से 30 नंबर आराम से मिल जाएगा, यदि आप ठीक ठाक करते हैं। और जरूरी नहीं है कि आपको 3 ही देगा 5 में से, यदि आप ठीक लिखते हैं तो हो सकता है 5 में से 4 दे दे आपको, हो सकता है 5 में से 5 भी दे दे, क्योंकि जो पूछा आपको वो लिखा है, तो आपको
5 में से 4 दे दे, 3 दे दे या 5 भी दे सकता है। तो इस कारण इस यूनिट के कारण कुछ कुछ नंबर बढ़ जाते हैं। तो आप चाहें तो अपठित गद्यांश वाली कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि इसके लिए संस्कृत लिखना और व्याकरण डीप में आना चाहिए। दूसरा ये टाइमिंग में कर लेना, वरना इसमें टाइम बहुत बर्बाद हो जाता है। तो आप क्वेश्चन छोड़ करके आते हैं। मेरे केवल एक ही स्टूडेंट ने मेंस नहीं दिया है, और ने भी दिया है, लेकिन उनके नंबर बहुत ही कम आए हैं, 1-2 के। कारण ये है कि क्वेश्चन पेपर छोड़ के आए हैं, पहली बार मेंस दे रहे हैं। तो क्वेश्चन पेपर छोड़ के आओगे तो भगवान मालिक है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। और मैं आपको बता दूं, मैं कोचिंग की तैयारी कराता हूँ, मैं खुद भी कह देता हूँ, मैं केवल कंटेंट दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, आंसर कॉपी चेक करो, बाकी मेहनत आपकी है। मेहनत करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो मैंने ये बताया कि फर्स्ट पेपर की 8वीं यूनिट आप अटेम्प्ट कर सकते हो, कब? जब आपकी संस्कृत लिखना बेहतर हो, व्याकरण थोड़ी सी अच्छी पड़ी हो। तो ये काम आपको करना है। आगे देखते हैं और क्या हो सकता है। अब सबसे बड़ी बात आ सकती है गुणवत्ता की आंसरों में। अब आप अपनी गुणवत्ता आंसरों की इंप्रूव कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जैसे आप जो भी यूनिट अटेम्प्ट कर रहे हैं, जैसे आप दर्शन की यूनिट अटेम्प्ट कर रहे हैं फर्स्ट पेपर में, क्योंकि फर्स्ट पेपर में आप पहली और 5वीं तो करेंगे ही, ये तो डिसाइड हो गया। फर्स्ट के लिए व्याकरण मैंने बता ही दिया है, सेकंड के 5वीं के लिए भी बताऊंगा। यदि आप दर्शन कर रहे हैं तो दर्शन की 6वीं यूनिट और 7वीं यूनिट, इनमें दर्शन ही होता है। पेपर उठा के देख लीजिए 24 का, 6वीं और 7वीं यूनिट में दर्शन के ही 100 नंबर के क्वेश्चन आए हैं। यदि आप चाहते तो ये 100 नंबर के क्वेश्चन दर्शन के लिए कर सकते थे। अब इसमें क्या करिए, दर्शन के लिए 50 से 60 टॉपिक्स हैं सभी दर्शनों के मिलाकर के। 50 से 60 टॉपिक्स हैं दर्शनों के मिलाकर के, जिनको बहुत अच्छा कर लीजिए। जैसे कि 4-5 के मैं उदाहरण देके बता दूं। प्रतीत समुत्पादवाद जो इसी बार आया। वैसे सिक्का आपने देखा, जो वैसे सिक्का इस बार क्वेश्चन आया, विशेष पदार्थ हो गया, यानी कि सप्त पदार्थ हो गया वैसे सिक्के। ऐसे ही पुरुष हो गया, प्रकृति हो गया, पुरुष पर इस बार, पुरुष बहुत पर इस बार क्वेश्चन पूछा था। तो इस तरीके से पुरुष बहुत हो गया, प्रतीत समुत्पादवाद हो गया, शून्यवाद हो गया, विज्ञानवाद हो गया, स्वतंत्रांतिक हो गया, व्यवहासिक हो गया। ऐसे लगभग 50 से 60 टॉपिक्स हैं, उनको बहुत अच्छे से कर लीजिए। जो मेरे साथ करना चाहते हैं, आप मेरे लेक्चर देख करके, एक एक लेक्चर्स मैंने बहुत अच्छे से ये टॉपिक्स कवर कराए हैं, और प्रत्येक टॉपिक्स पर अच्छा सा आंसर फॉर्मेट में नोट्स भी दिया है। ये आप कर सकते हैं। इसके साथ एक काम का कारण है कि पढ़ने के साथ पढ़ना तो है ही, मेरे से पढ़ो, किसी टीचर से पढ़ो ही, इसके साथ आप एक बुक पढ़ लो। यानी कि आपने चार्वाक दर्शन मुझसे अध्ययन किया, चार्वाक दर्शन मुझसे भी अध्ययन करने के बाद एक बुक पढ़ लीजिए। वो बुक मैं सजेशन करता हूं, करूंगा भी, पीडीएफ भी मैंने दिया है अपने विद्यार्थियों को। तो मेरे विद्यार्थियों को मैं ऐसे ही करा रहा हूं कि पहले मेरे से पढ़ लीजिए, मेरा अध्ययन कर लीजिए, मेरा नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, उसके लिए भी के बाद भी आप एक एक बुक पढ़िए थोड़ा सा। इससे क्या होता है कि खुद बुक पढ़ते हैं तो एक तो कॉन्फिडेंस आता है, कुछ नए पॉइंट भी सबको अलग अलग मिलते हैं बुक में से, जिससे कि थोड़ा सा यूनिकनेस आएगी आपके आंसर्स में। तो वो आप करिए। आप लोग अपने एग्जाम्पल्स चेंज करिए। जैसे कि एक स्टूडेंट को मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखा है, वो चेंज करिए, दूसरे को लिखा है दूसरा अलग चेंज करिए। यानी कि आप लोग अन्य कोचिंग से भी कर रहे हैं, तो ये काम आप करो, तभी संस्कृत ऑप्शनल में आगे बढ़ सकता है। मैं बहुत रिसर्च करने के बाद ये सब बातें कह रहा हूँ, बहुत काम कर रहा हूँ। मैंने 15 बैच लाइव पढ़ाए हैं संस्कृत ऑप्शनल के, आप समझ लीजिए। मैं रेगुलर पिछले 4 साल से मेहनत कर रहा हूँ ऑप्शनल के लिए। जितना टीम में मैं बता रहा हूँ, इतना आपको टॉपर नहीं बताने वाला है। पूछिए आप टॉपरों से, पता करिए थोड़ा सा। तो ये समझ में आया। आगे चलते हैं कि दर्शन आप करेंगे 6वीं 7वीं यूनिट, तो उसके लिए कर लीजिए। अपठित गद्यांश के लिए क्या करना है? अपठित गद्यांश के लिए सबसे अच्छा है संस्कृत व्याकरण सीखिए और लिखना सीख लीजिए। उसके बाद एक बुक ले लीजिए, मैं पीडीएफ देता हूँ अपने विद्यार्थियों को। उस बुक में क्या है कि पैसेज हैं और उसके नीचे क्वेश्चन है 5-5। तो वो पैसेज पढ़ करके वो क्वेश्चन के आंसर लिखने का प्रयास करिए। ऐसे पहले से ही ऐसा प्रयास करिए। तो कम से कम आप अनसीन पैसेज भी यदि लिखना चाहते हैं, तो कम से कम 10 साल का तो आपके पास वैसे भी है, 10 साल का तो आपके पास वैसे भी है 2013 से अभी तक। ये 10 साल का जो अनसीन पैसेज आया है, इस अनसीन पैसेज के आंसर्स लिखिए और किसी ढंगे टीचर से जो यूपीएससी से जुड़ा हो उससे चेक करवाइए। ठीक है, वो कह दे कि आप ठीक लिख रहे हो, टाइम से लिख रहे हो, राइटिंग में अशुद्धि नहीं कर रहे हो, आपकी जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है उसको लिख रहे हो। यदि ऐसा आप कर रहे हो और अनसीन पैसेज चेक करा रहे हो किसी से, ठीक, तो आपके अनसीन पैसेज में बेहतर नंबर आएंगे 8वीं यूनिट में। यानी कि आपको मैंने क्या क्या बता दिया, समझो।
मैंने आपको ये बता दिया कि व्याकरण यूनिट के लिए क्या करना है, थोड़ा सा डीप में अध्ययन करिए, अच्छे से करिए। मैंने आपको बताया छठवीं और सातवीं यूनिट जो दर्शन है, इसके लिए आपको पहले तो 50 से 60 जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनके पहले तो आप अच्छे से तैयार करिए, कंसेप्ट समझिए, चीज़ों का कंसेप्ट कैसे समझना है। तो ऐसे कंसेप्ट समझना होता है मेरे भाई कि एक मुझे कॉल किए थे सुबह, वो यही कह रहे थे कि भाई कंसेप्ट क्या क्या समझना है, संस्कृत तो ऐसी कहानियां हैं। आज के जमाने में संस्कृत कहानियां नहीं बचा है, सीरियसली करना पड़ेगा, वरना छोड़ करके भाग जाओ, वरना हाल ये होगा कि 240 230 भी नंबर आएंगे। मेरे पास सब एग्जाम्पल हैं पिछले 5 साल 4-5 साल में कि 230 वाला नंबर भी आया है मेरे पास, 220 वाला भी आया, 200 वाला भी आया, 170 वाला भी, 160 नंबर वाला भी विद्यार्थी है, 290 वाला भी मेरे पास विद्यार्थी है, सब विद्यार्थी है मेरे पास। कारण यही सब रहते हैं, कुछ लोग सीरियस ही नहीं लेते हैं, तो मत लो, निकल लो संस्कृत से, कम ही नंबर आएंगे यदि फालतू का करोगे तो। ढंग से सीरियस लेके पढ़ाई करनी पड़ेगी, टेस्ट लिखने पड़ेंगे, गुणवत्ता में आंसर लिखने पड़ेंगे, तभी नंबर आएंगे। कटु सत्य बोल रहा हूं, है ना, जिंदगी बर्बाद क्यों करोगे। मेरी कोचिंग वोचिंग चलाने की मुझे पड़ी नहीं है, चलेगी तो चलेगी, नहीं तो बंद कर दूंगा। आप लोग ठीक से करिए तो ही सही है, ध्यान रखो। 8वीं है अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का ये है कि मैंने आपको बताया कि संस्कृत सीख लीजिए और एक बुक आप देख लीजिए ऐसी कोई जिसमें अनसीन हो और अनसीन पैसेज दिया हो, नीचे क्वेश्चंस दिए हो, उसको आप करिए। यदि बुक नहीं भी मिल रही है तो सबसे पहले 10 साल के जो आपके पेपर आ चुके हैं 2013 से लेकर के 2024-25 तक, उनको करिए और किसी से चेक कराइए। मेरे साथ भी आते हैं तो मैं आपको खुद लिख करके आंसर दिखाऊंगा, पहले तो 2-3 साल के, कि इस पैसेज का ऐसे आंसर लिखना है, इस पैसेज को ऐसे समझना है, ऐसे आंसर लिखना है, ऐसा अनुवाद सीखना है। फिर 2-3 लिख करके मैं बताऊंगा, फिर बाकी लिख करके आप बताइए और चेक मुझसे कराइए। प्रत्येक संडे को मैं अपनी क्लास में लाइव मीटिंग रखा हूँ। आपको लोग सोचो कि संस्कृत ऑप्शनल के लिए मैं लाइव मीटिंग रखता हूँ प्रत्येक संडे को 2 घंटे की, जिसमें आंसर ही चेक करता हूँ और गाइड करता हूँ। तो आप जुड़ करके लाभ ले सकते हैं, फीस तो लगेगी, लेकिन यह है कि तैयारी हो जाएगी, जीवन आपका सुधर जाएगा। यदि संस्कृत ऑप्शनल की वजह से सिलेबस नहीं हो रहा होगा सिलेक्शन, तो हो सकता है हो जाएगा। तो अब क्या करना है, अब आपको यहाँ सबसे बड़ी समस्या है 5वीं यूनिट, कि 5वीं यूनिट में क्या आते हैं। एक तो ये संस्कृत में आती है, कभी कभी ऐसी चीजें आ जाती हैं जो लोगों को सामान्यतः नहीं आती हैं। दूसरा एक चीज और होती है, समझो आप लोग बात, जो लोग डीप में अध्ययन नहीं करेंगे वो इस चीज को जानेंगे भी नहीं। एक समस्या और होती है, वो समस्या ध्यान में आ गई इसलिए समझ लीजिए। समस्या वो ये है कि मान लीजिए भर्तृहरि पर क्वेश्चन पूछा गया, इस बार भी पूछा गया भर्तृहरि का भाषा विज्ञान में योगदान। आपसे क्वेश्चन पूछा गया सुश्रुत का योगदान। अब प्रॉब्लम ये भी आती है कि आपको सुश्रुत के बारे में पढ़ा तो है, नॉलेज तो है, लेकिन आपको केवल वहां 50 ही शब्द याद आ रहे हैं, या भर्तृहरि के बारे में 50-60 शब्द ही याद आ रहे हैं, और आप अटेम्प्ट भी करके आ रहे, लिख के भी आ रहे, लेकिन अच्छा लिख के नहीं आ रहे, इसलिए हो सकता है नंबर कम हो। ये भी कमी होती है, मैं कॉपी चेक कर रहा हूं, मुझे पता है। एक विद्यार्थी कंप्लीट कॉपी कंप्लीट करता था, मेरे विद्यार्थी था, इसी बार मेंस दिया है, उस विद्यार्थी के नंबर बहुत कम है। फर्स्ट पेपर में जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ 70 नंबर हैं, सेकंड पर पेपर में जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ 116 नंबर है। सेकंड पेपर में तो ठीक ही 116 है, फर्स्ट पेपर में 70 नंबर है। इन विद्यार्थी की कमी क्या रहती थी कि ये कंटेंट बहुत कम लिखते थे। जैसे कि आपसे 250 शब्द का उत्तर आपको लिखना है 15 अंक में, तो ये 15 अंक का हो सकता है 200 ही लिख रहे हैं, 150 ही लिख रहे हैं, और कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं कॉपी। तो जहां 15 अंक का है वहां आप 150 शब्द लिख रहे हो, जबकि आपको 250 से 300 लिखना है, तो इसमें नंबर कम मिलेगा मेरे भाई। तो ये भी गलतियां करके आते हैं, तो ये भी गलती अभी नहीं करना है। यानी कि आपको डिमांड जो क्वेश्चंस की है, शब्द सीमा जो क्वेश्चंस की है, उसको ध्यान रखना है अभी से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये 200 ये लोग भी कम ये गलतियां करके आए हैं, मतलब मैं बता रहा हूँ जनरली ये गलतियां आपको नहीं करनी है। फिर आप गलतियां ना करो जो मैं बता रहा हूँ, उसके बाद आप अटेम्प्ट करो,
फिर जो नंबर आएगा वो आपकी तरफ से कर्म पूरा रहेगा। आप पढ़ते भी हैं संस्कृत में, कर्मण्डे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, और कर्म में 100% तो बाकी भगवान जाने जो भी होगा, ध्यान रखना। तो ये भी एक समस्या मत करना आप लोग कि भर्तृहरि के बारे में 50-60 शब्द आ रहे हैं। जैसे आप खुद सोचो, भर्तृहरि ने क्या योगदान दिया होगा भाषा विज्ञान में, बताइए, सोचिए। मेंस दिया है आपने? जिन्होंने दिया है सोच लो आप लोग। अभी आप लिख सकते हो भर्तृहरि के बारे में 3 पेज, क्योंकि भाषा विज्ञान का क्वेश्चन है। भर्तृहरि का भाषा विज्ञान में योगदान, 3 पेज कंटेंट बताइए क्या लिख के आए, उदाहरण सहित लिख के आए हो। भर्तृहरि का ग्रंथ है व्याकरण के ऊपर वाक्यपदीयम। वाक्यपदीयम में आपने पढ़ा है थोड़ा सा, वाक्यपदीयम में किन किन चीजों की चर्चा है थोड़ा तैयार किया है, करना चाहिए आपको। आप निरुक्त पढ़ते हैं, आपको निरुक्त यास्क का जो निरुक्त है, निरुक्त में क्या क्या वर्णन है वो क्या है, करना चाहिए आपको। आपसे शिक्षा के बारे में पूछेगा, शिक्षा में क्या है, शिक्षा के अंक कितने हैं, वो सब आपको करना चाहिए। वर्ण स्वर मात्रा बल साम संतान क्या है, करना चाहिए। यानी कि आप जो सुश्रुत के बारे में क्या आपको 2-2.5 पेज का नॉलेज है, ठीक ठीक किन्होंने क्या कहा है, आप पॉइंटेड लिख सकते हैं, सुश्रुत का योगदान बता सकते हैं। वैसे शल्य चिकित्सा में सुश्रुत का योगदान है, तो केवल इतना ही नहीं रखना है कि शल्य चिकित्सा में है, शल्य चिकित्सा में क्या क्या इन्होंने कहा है शल्य चिकित्सा के बारे में भी, और वो आज उपयोगी है, आज वो काफी अच्छे स्तर पर है। 2-4 एग्जाम्पल्स देकर के आपको इसको बताना पड़ेगा, इंपोर्टेंस बतानी पड़ेगी। यानी कि आपको कंटेंट पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण रखना पड़ेगा, तभी नंबर बेहतर आएंगे। और जो मैं संस्कृत ऑप्शनल में कमी देखता हूं, विद्यार्थी नहीं करते हैं। चलिए, तो ये आपको एक करना है जो मैंने बताया। तो इस तरीके से जब 5वीं यूनिट आप करेंगे, आपको संस्कृत लिखना आता रहा होगा। कोई कोई नए क्वेश्चन आते हैं, आ जाते हैं कभी कभी 5वें में। इस बार तो सब सही ही थे। जैसे आपसे आ गया कि आप बताइए हड़प्पा काल की नगरीय नियोजन के बारे में बताइए। अब हड़प्पा काल के नगरीय नियोजन के बारे में पहले से संस्कृत में आप रट के नहीं जा सकते हो, फिर क्या करना पड़ेगा, आपको नॉलेज तो है उसके बारे में, लेकिन संस्कृत लिखना आएगा, आप तो लिख पाओगे। इस तरीके से कि हड़प्पा का काल का जो नगरीय नियोजन है उसको के बारे में आप बताइए कैसा था। तो संस्कृत में लिखना होगा, तो संस्कृत लिखना आना चाहिए, इसलिए जरूरी है। ऐसे ही कुछ और पूछ लिया गया, जैसे पूछ लिया गया कि आप जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में संगीत कला है, वैसे ग्रंथ का नाम दे करके नहीं पूछता है, ऐसे पूछता है कि प्राचीन भारत में जो संगीत कला है उसके बारे में बताइए। अब आपको संगीत कला के बारे में पूछ लिया गया और आपको नॉलेज तो हो गई संगीत कला का, लेकिन आपको संस्कृत लिखना नहीं आ रहा है, कैसे काम चलेगा, नहीं चल पाएगा। तो थोड़ा सा संस्कृत लिखना सीख लीजिए, साथ में कंटेंट पर्याप्त रखिए। जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं उसके साथ एक एक्स्ट्रा बुक भी पढ़िए, जिससे कुछ नए पॉइंट भी मिल सके। दूसरा, एग्जाम्पल्स को बदल करके लिखिए, जो टीचर ने लिखा है उनको चेंज कर दीजिए आप एग्जाम्पल, और टीचर से नई एग्जाम्पल्स चेक करा लीजिए कि ये एग्जाम्पल मैं हटा रहा हूँ सर जो आपने लिखवाए हैं, और ये मैं नई एग्जाम्पल ऐड करना चाह रहा हूँ, तो क्या सही है ये एग्जाम्पल। ऐसा आप मेरी संडे की क्लास में आकर के पूछ सकते हैं, जो मेरे साथ ज्वाइन करते हैं या बैच पढ़ते हैं। ऐसा ही आप भी जो आप अपने स्तर पर भी कर रहे हैं, तो आप भी किसी ऐसे से संपर्क में रहिए कि आप कुछ नई एग्जाम्पल्स ऐड करिए, नई सूक्तियां ऐड करिए, कुछ कोटेशंस ऐड करिए नई नई। इससे आपका इम्प्रूव होगा कंटेंट, यानी कि कंटेंट इम्प्रूवमेंट पर वर्क करिए। तो जहां ये 252 आ रहा है, 251 आ रहा है, तो इसकी जगह पर 280 290 आता रहे। क्योंकि आप देखो कि जो रैंक 1 आए हैं और जो रैंक 2 है, तो रैंक 1 के एक के 269 है, एक के 279 है, यही PSIR का है। तो ये फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक क्या है, तो इनके भी कोई ज्यादा नंबर नहीं आ गए हैं, या कोई ऑप्शनल में ऐसे नहीं आ गए। सब ऑप्शनलों का हाल लगभग यही है, 200 से 300 के बीच में सब घूम रहे हैं। तो संस्कृत ऑप्शनल भी घूम रहा है। संस्कृत ऑप्शनल की अच्छाई क्या है कि इसमें कम पढ़ना है, सिलेबस अच्छा है, अच्छा पढ़ना है, बार बार रिपीटेशन होना है। दूसरी जगह आपको रिपीटेड होने की समस्या रहेगी, करेंट आदि भी पढ़ना पड़ेगा, PSIR जैसों में नंबर उतने ही हैं। इससे अच्छा है आप एक बार में ढंग से संस्कृत तैयार करो, किसी अच्छे गाइडेंस में तैयार करो, और उससे रेगुलर जुड़े रहो, वो आपसे बात कर पाए। इतना बड़ा महात्मा ना हो कि आपका कॉल तक ना उठाए, ध्यान रखना, है ना। कई टीचर कॉल नहीं उठाते हैं, तो ऐसा किसी से मत ज्वाइन कर लीजिएगा कोचिंग, कॉल ही नहीं उठा रहा है और सहायता ही नहीं कर रहा है।
तो ऐसे किसी से करिए। तो 269 279 फर्स्ट और सेकंड रैंक के हैं। आप लोग इन सब की मार्कशीट डाउनलोड कर भी सकते हैं। शक्ति दुबे, हर्षिता गोयल, शायद इनको आप गूगल से सर्च कर लीजिएगा। इन सबकी मार्कशीट गूगल पर भी है, पवन कुमार जी का, रामेंद्र जी का, विजय सिंह गुर्जर जी का। बाकी इन जो नए विद्यार्थी हैं इनके मार्कशीट वगैरह आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर जाइएगा, उनकी सबकी भी भेज दूंगा, इनकी भी भेज दूंगा आप सबकी। मैं सबकी निकालने के बाद एनालिसिस करने के बाद ये सब बातें बता रहा हूँ। तो इसका मतलब आपको क्या समझ में आया? आपको मैंने फर्स्ट पेपर का लगभग गाइड कर दिया। बाकी आपको क्या करना है, मैंने जो सिलेबस के 2 वीडियो डाले उसमें बुक सहित प्रत्येक यूनिट के लिए क्या क्या पढ़ना है वो सब भी डाला। तो आप सिलेबस वाला लेक्चर भी जाकर के देख लीजिए। दूसरा, संस्कृत ऑप्शनल क्यों लेना चाहिए वो वीडियो पर मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, उसको भी देख लीजिए। यानी कि आपको यदि संस्कृत ऑप्शनल लेना है और मेरी कोचिंग नहीं भी करनी है तो भी आप मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब किए रहिए, क्योंकि मैं ही एक वो ऐसा हूँ जो आता रहूंगा बीच बीच में, आपको चीजें बता के गाइड करता रहूंगा। तो आप मेरे लेक्चर्स देखा करो और मेरे लेक्चर से स्ट्रेटजी पता करो जो मैं बता रहा हूँ, और इसी स्ट्रेटजी पर चल करके आप अपना स्कोर अच्छा करो, है ना। यदि आप मेरी कोचिंग अफोर्ड नहीं भी कर सकते तो, यदि मुझे मेरी कोचिंग अफोर्ड कर सकते हो, चूंकि इतनी भी महंगी नहीं है, तो आप मेरी कोचिंग अफोर्ड करना चाहिए। चलिए, तो ये समझ में आ गया। यानी कि फर्स्ट पेपर के लिए मैंने बताया क्या क्या करना है आपको। ऐसे ही भाषा विज्ञान के लिए सभी लोग केवल एक ही बुक पढ़ रहे हैं, कपिल देव द्विवेदी जी का बुक। मैं नहीं कह रहा हूँ बेकार बुक है, लेकिन कपिल देव द्विवेदी जी की बुक की भी कमियां हैं, जो मैंने भाषा विज्ञान का जो सिलेबस जब समझाया वहां भी बताया है। आप कहोगे आप इतने बड़े ज्ञाता हो गए, कपिल देव द्विवेदी जी की ग्रंथ में कमियां बताने लगे हैं। जी हाँ, मैं विद्वान तो नहीं हूँ, लेकिन कमी क्या है वो समझ लो। कमी ये है भाषा विज्ञान वाली में कि जैसे आपसे पूछ लिया कि वैदिक संस्कृत की विशेषताओं में, वैदिक संस्कृत में जो उपसर्गों पर कहा गया है, वैदिक संसर्ग में उपसर्ग वैशिष्ट बताइए। ऐसा क्वेश्चन मैं नहीं कह रहा हूं, आ चुके हैं। वैदिक संस्कृत में उपसर्ग वैशिष्ट बताइए, वैदिक संस्कृत में अव्ययों प्रत्ययों का वैशिष्ट बताइए, वैदिक संस्कृत में तिगंत का वैशिष्ट बताइए। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस बन चुके हैं। अब क्या होगा कि जो कपिल देव द्विवेदी जी की भाषा विज्ञान की बुक है उसमें वैदिक संस्कृत में उपसर्गों पर हो सकता है केवल 4 पॉइंट मिले आपको, लेकिन पेपर में वो 4 पॉइंट से काम नहीं चलेगा। दूसरा, इसमें वेद के एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे आपको। मतलब जैसे कि आप ये कह रहे हो कि वैदिक संस्कृत में उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता था, चाहे आगे कर लो, चाहे पीछे कर लो, चाहे बीच में कर दो। अब आपको इस चीज के एग्जाम्पल इसमें तो मिलेंगे वैदिक कपिल देव द्विवेदी जी की भाषा विज्ञान की किताब में, लेकिन केवल 1-2 एग्जाम्पल मिलेंगे, और वो 1-2 एग्जाम्पल सब लिख रहे हैं और सबके लिए एक ही क्वेश्चन आ रहा है। तो आपका क्वेश्चन यूनिक कैसे बनेगा? आपको क्या करना चाहिए कि वेद में से कुछ एग्जाम्पल निकाल लेने चाहिए जो भाषा विज्ञान की कपिल देव द्विवेदी जी की बुक में नहीं है। ऐसे एग्जाम्पल निकाल लेने चाहिए, है ना। ऐसा कब होगा? जब आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, सर्च करेंगे। मैंने जो किया है वो यही किया है। मैंने क्या किया है कि कपिल देव द्विवेदी जी की बुक तो सब पढ़ते हैं, मैंने इनकी पढ़ने के बाद भी 2-3-4 भाषा विज्ञान की बुक्स और पढ़ी हैं, और साथ में ही जो वेद के जैसे मुझे उपसर्गों के एग्जाम्पल्स चाहिए, प्रत्यय का एग्जाम्पल्स चाहिए, लेट लकार का एग्जाम्पल्स चाहिए, तो वो मैंने वेद के जो सूक्त हैं, जैसे पुरुष सूक्त है, हिरण्यगर्भ सूक्त है, नासदीय सूक्त है, अग्नि सूक्त है, इन सब सूक्तों को अध्ययन किया हुआ है, तो उन सूक्तों से मैंने निकाल लिए हैं एग्जाम्पल। आप भी ऐसे ही अध्ययन करके निकाल सकते हो। तो ये आपको क्या करेगा, भाषा विज्ञान में जो आप योगदान बता रहे हो वैदिक संस्कृत का, तो वैदिक संस्कृत की विशेषताएं बता रहे होगे, तो वैदिक संस्कृत के उदाहरण भी तो वेदों से ही निकालने पड़ेंगे, कि आप और कहीं से निकाल लोगे नहीं, आप वेदों से ही निकालने पड़ेंगे, तो वेदों से ही निकाल लीजिए। दूसरा, कपिल देव द्विवेदी जी ने जो बुक लिखी है वो सामान्यतः बुक लिखी है, यूपीएससी के लिए नहीं लिखी है कि वो आपको प्रत्येक टॉपिक्स पर 250 से 300 शब्द का कंटेंट दें। हो सकता है वो 50-60 शब्द में ही चर्चा करते हैं, वो ना समझे उस चीज को ज्यादा कहना, तो ये भी तो हो सकता है ना, ध्यान रखो आप। तो थोड़ा सा लॉजिक लगा करके काम करना है। भाषा विज्ञान के लिए मैंने बता दिया। 5वीं यूनिट के लिए भी जो जहाँ संस्कार है, वर्ण व्यवस्था है,
आश्रम व्यवस्था है, इन पर थोड़ा सा डीप अध्ययन करिए कि वर्ण व्यवस्था के बारे में क्या क्या है। सामान्य 2 ही 4 बातें नहीं करिए, इसका चातुर्वर्ण्यम मया सिस्टम गुण कर्म विभाग सबको पता है ना। थोड़ा सा अच्छे से श्लोक लाइए कि संस्कार के बारे में मनु क्या कह रहे हैं, तो उन्होंने मनुस्मृति में क्या कहा है, और याज्ञवल्क्य ने भी क्या कहा है थोड़ा सा संस्कार के बारे में, कौटिल्य ने भी संस्कार के बारे में कहा है तो क्या कहा है। यानी कि थोड़ा सा आपको तुलनात्मक अध्ययन भी मालूम होना चाहिए कि कौटिल्य क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा अंतर भी हो तो वो बताइए, क्योंकि स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेगा। जैसे ब्रह्मचर्य पर क्वेश्चन पूछ रहा है, अब ब्रह्मचर्य पर वही बातें लिख रहे हो तो ब्रह्मचर्य आश्रम पर थोड़ा सा कौटिल्य का मत भी समझिए, याज्ञवल्क्य का मत भी समझिए और मनु का भी मत समझिए, तो थोड़ा सा कंटेंट की गुणवत्ता इंप्रूव करनी पड़ेगी, वो करिए। और ये इस तरीके से आप फर्स्ट पेपर को हैंडल करके आप अपने नंबर को इंक्रीज कर सकते हो या फिर अपने तरफ से 100% दे सकते हो। ये सब करने के बाद आपको टेस्ट लगाना है और PYQ लिखने हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट करना है। दूसरा, PYQ में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनके इर्द गिर्द के टॉपिक्स भी कवर कर लेने हैं, ध्यान रखो। तो इस तरीके से हो गया। इसी तरीके से आपको सेकंड पेपर को भी लेकर के चलना है कि सेकंड पेपर में करोगे। सेकंड पेपर साहित्य है, क्या है, सेकंड पेपर साहित्य है। तो सेकंड पेपर में यदि साहित्य आपको करना है तो साहित्य के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी बुकें, साहित्य के लिए भी थोड़ी थोड़ी बुक्स पढ़िए और कुछ कुछ पढ़ के, मूल बुक्स पढ़ के भी एग्जाम्पल्स निकाल लीजिए। जैसे उपमा के सब एग्जाम्पल्स क्या दे रहे हैं, वही जो गाइड बुकों में दिए हैं, उमाशंकर ऋषि में दिए हैं। तो आप संस्कृत साहित्य का इतिहास उमाशंकर ऋषि का पढ़ते हैं केवल, आप ये उमाशंकर ऋषि का ना पढ़ करके कपिल देव द्विवेदी जी का पढ़ लीजिए। संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास कपिल देव द्विवेदी जी का पढ़ लीजिए। यानी कि थोड़ा सा यूनिक पढ़ो, यूनिक कंटेंट बनाओ, जिससे कि दूसरों से थोड़ी सी विविधता हो सके, आंसर्स में थोड़ी सी आपकी अलग कंटेंट हो सके, एग्जाम्पल्स अलग हो सके। इस तरीके से आप कंटेंट करिए। लेकिन इसके मूल में आप सबसे पहले क्या करिए कि किसी एक व्यक्ति से सिलेबस पढ़ लीजिए, कंप्लीट लेक्चर्स तैयार कर लीजिए और एक गाइडेंस रखिए। ये सब काम आप गाइडेंस में करिए, वरना भटक जाएंगे और समय लग जाएगा। यदि हम मेरे साथ करते हैं तो आराम से 5-6 महीने में, यानी कि 4 महीने में, यदि आप अच्छे स्टूडेंट हैं, और ज्यादा 2-2, 3-3 लेक्चर्स यदि आप एक दिन में देख लेते हैं तो 3 महीने में भी कर सकते हैं। यानी कि 3 महीने से 6 महीने के बीच में आप मेरे साथ बहुत अच्छे से कर सकते हैं और काफी अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़ करके कर सकते हैं। साहित्य के लिए भी इसी तरीके से स्ट्रेटजी है। आप मेरे साहित्य वाला सिलेबस देख लीजिएगा, उसमें मैंने ये सब बताया है, तो उसी में आप देख लीजिएगा आगे की साहित्य में कैसे इंप्रूव करना है चीजों को। क्योंकि साहित्य का पेपर जो मैंने 250 का पहले से पढ़ाया था, 250 में से 250 के ही क्वेश्चन वही पूछे गए थे और मेरी स्ट्रेटजी भी वही है जो मैंने पहले बताई है, तो वही है। फर्स्ट पेपर के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रयास करने की आवश्यकता है, वो करना है। इन नंबर ये तभी सुधरेंगे जब व्याख्या में थोड़ा सा यूनिकनेस होगी, आपकी अलग चीजें होंगी। आपकी व्याख्या को थोड़ा सा अभिधा व्यंजना दोनों दृष्टि से समझेंगे कि अभिधा परक ये श्लोक क्या कह रहा है और व्यंजना परक इसका अर्थ क्या निकल रहा है, ये संदेश क्या देना चाह रहा है, इस श्लोक में क्या यूनिकनेस है। तो आप डायग्राम में कुछ बता सकते हैं, पॉइंट में कैसे बता सकते हैं। आपकी संस्कृत साहित्य के जब क्वेश्चंस लिख रहे हैं तो भाषा अच्छे स्तर की होनी चाहिए, कैसे आप अलंकारिक भाषा का प्रयोग करते हैं, तो भाषा का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरीके से सेकंड पेपर है। तो मैंने आपको नंबर बताया, यहाँ तुलनात्मक अध्ययन भी, तुलनात्मक ये भी बता दिया कि 4-5 साल में कैसा रिजल्ट रहा है। तो मैं कहूँगा ओवरऑल संस्कृत ऑप्शनल भी सभी ऑप्शनल की तरह ही अच्छा है। इस मामले में ये और अच्छा है कि नंबर ठीक आते हैं। नंबर इस बार थोड़े से कम जरूर हैं, लेकिन नंबर हमेशा देख रहे हो आप, एग्जाम्पल्स ठीक हैं, सिलेबस अच्छा है, गाइडेंस भी अब तो मैं तो कहूँगा उपलब्ध ही है, चूंकि मैं हूँ उपलब्ध, और जो मेरे साथ नहीं आ पा रहा है वो कहाँ ही जाएगा, है ना। तो मैं भी उपलब्ध हूँ। दूसरा, कंटेंट भी पर्याप्त उपलब्ध है, क्योंकि आपके पास यदि अच्छा गाइड करने वाला है तो फिर कंटेंट की कमी नहीं है। संस्कृत साहित्य में, संस्कृत जगत में कंटेंट भरपूर है, बस एक अच्छा गाइड करने वाले व्यक्ति की जरूरत है। तो मैं हूँ ही जिनको चाहिए, बाकी देख लीजिए। यदि आप अफोर्ड नहीं भी कर सकते हो, सामान्यतः भी यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिखिए और मुझसे कहिए सर इस पर वीडियो बना दीजिए आप, तो मैं वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। और क्या ही कहूँ मेरे भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।